बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिद इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बेटा वेलकम करता हूं आप सबको 10th क्लास में कि हमने आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड वेव्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आप 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कि कोई जिसम अपनी वाइब्रेटरी मोशन होती है, अगर वो अपने अपने पॉइंट्स के या वस्ती पोजीशन के आगे पीछे अपनी हरकत को दोहराता है तो वो वाली मोशन हमारे पास क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होता है और इसकी एक इम्पोर्टेंट टाइप्स जो होती हैं, इम्पोर्टेंट किस्म जो है ऑसिलेटरी मोशन की, वो मोशन हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। इस चैप्टर के अंदर हम टोटली सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ज्यादा फोकस जो होगा हमारे पास चैप्टर के अंदर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का होगा। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम एक खास किस्म का आला इस्तेमाल करते हैं, अपरेटस इस्तेमाल करते हैं, जिसको रिपल टैंक कहते हैं। रिपल टैंक की मदद से हमें वेव्स की से हमारे पास जो खसूसियत होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका हमें क्या करना है? मुताला करना है। बेटा सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशंस को कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होती है, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन occur when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed toward the mean position। किसी भी जिस्म के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त पैदा होती है जब उसके ऊपर की फोर्स एक्ट करती है और उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और उसका जो ऑलवेज है पोजीशन है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन है, फिर उसके हमारे पास जो बस्ती पोजीशन की तरफ वो क्या करे? अकर करती है। तो बेटा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशंस की जो एग्जांपल्स होती हैं, उन एग्जांपल्स की अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं तो हमारे पास है मोशन ऑफ मास attached by a स्प्रिंग वन, और सेकंड टर्म में हमारे पास है बॉल एंड बॉल, प्याले के अंदर रखी हुई बॉल की मोशन। और थर्ड में हमारे पास है वो हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। ये तीन एग्जांपल्स हमारे पास हैं। इन तीनों एग्जांपल्स को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है और देखना है क्या इन तीनों के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव पाई जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पाई जाती है या नहीं पाई जाती। क्या ये तीनों जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करते हैं या नहीं करते। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग या बाई ए स्प्रिंग। तो बेटा देखते हैं कि हमने कैसे इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले जो टॉपिक आया हमारे पास वो है मोशन ऑफ मास अटैच्ड बाय स्प्रिंग, के स्प्रिंग के साथ बंधे हुए जिस्म की मास अटैच्ड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की जो मोशन होती है, क्या उसके अंदर ये चीज पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो बेटा देखना है कि हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमारे पास अपरेटस रखा जाता है। मतलब किस तरह से रखा जाता है? कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। क्या है बेटा? हमारे पास रिजिड बॉडी है और नॉन मूवमेंट है, इसके अंदर हमारे पास किसी किस्म की मूवमेंट भी नहीं होती, रिजिड बॉडी है। अगर हम इसके साथ एक स्प्रिंग को अटैच करते हैं और इस स्प्रिंग के साथ क्या करते हैं? एक मास मूव करते हैं, मास अटैच कर दिया, जैसा कि हमारे टॉपिक था मोशन ऑफ मास अटैच्ड बाय ए स्प्रिंग। इनिशियली जब हमारे पास इनिशियली देखा जाता है इसके ऊपर हमारे पास वो रेस्ट की हालत में होता है, इसका मतलब है किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं होती, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो भी क्या होता है? जीरो होता है।
फिर बेटा जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, हमने क्या बात की है, अगर नेट फोर्स इज डायरेक्टली, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, स्प्रिंग के जो लूप्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाती है, ओपन हो जाती हैं, फास्ट स्पेस फॉर्म हो जाती है। तो कैसे अगर बेटा हमारे पास बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है, फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर, और हमारे पास उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी हमारे पास इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये हमारे पास उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब बेटा हम जैसे ही स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ते हैं, स्ट्रेच किया, जब हमने स्ट्रेच किया तो उसने फोर्स अप्लाई की और इसका डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जैसे ही हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो हमारे पास स्प्रिंग जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन या रेस्टिंग पोजीशन या मेन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो वो कैसे होता है, जब यहाँ से हम उसको रिलीज करते हैं तो हमारे पास इस स्प्रिंग के लूप्स पहले से भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट को जो ऑसिलेटरी मोशन ओबे कर रही होती है उसको ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन पुल करती है। तो कैसे बनता है हमारे पास, तो हमारे पास स्प्रिंग के जो लूप्स थे वो क्या हो गए, एक दूसरे के करीब करीब हो गए। अब हमारे पास बॉडी जो है वो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास तीन पोजीशन बन रही है, तीन पोजीशन तीन पोजीशन कौन सी हैं, ये हमारे पास रीजन, ये हमारे पास ए पोजीशन, ये हमारे पास उसकी बी पोजीशन। मतलब कि हमारे पास तीन उसके स्टेप्स बन गए, ये हमारे पास उसकी बी पोजीशन है, ये हमारे पास उसका ओ है, मेन पोजीशन है, और ये हमारे पास उसकी ए पोजीशन है। तो बेटा हमारे पास अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले देखना है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जब हम किसी भी स्प्रिंग के ऊपर या बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उसके चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, वो क्या है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट के, या हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास बराबर है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें तो हमारे पास बेटा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट इनटू हमारे पास क्या चीज है, x है, या हम इसको कह सकते थे कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो k है वो क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट्स की जो वैल्यू होती है k जो है बेटा वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के हार्डनेस के ऊपर। अगर हमारे पास स्टिफ स्प्रिंग है या मैं इसको कह देता हूं कि हार्ड है, तो इस k की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। अगर हमारे पास सॉफ्ट है स्प्रिंग तो सॉफ्ट के लिए हमारे पास k की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, स्मॉल होती हैं, वो क्या होती हैं, स्मॉल ली जाती है। अब बेटा अगर यहाँ से मैं स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो तो स्प्रिंग हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट माइनस f ओवर x, इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 1। देन बेटा हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमने फोर्स अप्लाई की, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जब डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो साफ ज़ाहिर है वहाँ पे एक्सेलरेशन भी पैदा होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, वो हमारे पास आ जाता है F इज इक्वल टू ma। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं F की कीमत अगर दर्ज करूँ तो मेरे पास k की कीमत आ जाएगी माइनस ma ओवर x। अगर मैं x को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, kx इज इक्वल टू
एम ए एक्स, या एम ए ओवर आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटू एक्स, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे मैं देखूं कि के ओवर एम, दोनों साइड पे एम को मल्टीप्लाई करा दिया और साथ में क्या चीज है, ए है, तो ये हमारे पास क्या है, टोटली टर्म जो है ये हमारी सारी की सारी क्या है बेटा, कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कांस्टेंट। हम लिख सकते हैं कि हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस इंटू कांस्टेंट इंटू हमारे पास क्या चीज है, x है। तो जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट जब हम खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। यही चीज हमने इसके अंदर देखनी थी कि आज हमारे पास किसी जिस्म के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, एक्सेलरेशन पैदा होता है, एक्सेलरेशन जो है क्या उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या नहीं होता। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो था वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन है। अब बेटा अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास मेन पोजीशन के ऊपर बॉडी की वेलोसिटीज कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है और इसका एक्सेलरेशन कितना होता है। अगर बेटा हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए पोजीशन एट मेन पोजीशन ओ के ऊपर देखें तो हमारे पास क्या कुछ ज्यादा होता है। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं कि जब हमने बॉडी को रिलीज किया था इस पोजीशन से ए से ओ के ऊपर आके स्टॉप नहीं हुई थी, बल्कि इनर्शिया की वजह से बॉडी ने अपनी मूवमेंट जारी रखी, और वो इनर्शिया की वजह से अपनी बॉडी लेके जाता है एट पोजीशन बी के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर। देन जैसे जैसे वो बी की जानब मूव करता है तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, स्पीड कम होना शुरू हो जाती है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी है हमारे पास क्या आती है, पीछे आकर। इस तरह से बॉडी जो है अपनी पोजीशंस को क्या करती रहती है, एक ही पोजीशन के आगे पीछे या टू एंड फ्रो मोशन करवाती है। और जो कि हमें ये बात पता चलती थी इसके अंदर से सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर के हमारे पास अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे टुवर्ड द मेन पोजीशन क्या करती है, डायरेक्ट करती है। अब बेटा अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारे पास कैसे कैसे होती हैं एट मेन पोजीशन के ऊपर देखें तो बेटा हमारे पास एट मेन पोजीशन के ऊपर क्या था, जब बॉडी इस पोजीशन के ऊपर आती थी एट पोजीशन, मैं मेन पोजीशन कहता हूँ कि जब हमारे पास इस पोजीशन पे बॉडी आती है तो हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है, लेकिन इस पोजीशन के ऊपर मेन पोजीशन के ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था। तो बेटा प्रॉपर्टीज के अंदर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होता है, जीरो होता है। फिर जब हमारे पास बॉडी इस पोजीशन से मेन एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ मूव करती है तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी जो है क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी जो है वो कितनी है, मैक्सिमम है। लेकिन हमारे पास एट मेन पोजीशन के ऊपर उसका एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है। देन यहाँ पे हमारे पास आ गया उसका एक्सेलरेशन भी जीरो। अब हम बात करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर देखें बॉडी इस जगह से मूव करके इस जगह तक गई तो हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। लेकिन हमारे पास बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी पीछे आती है, इस पोजीशन के ऊपर उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी उसकी हमारे पास कितनी होती है, जीरो होती है। एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी जीरो। देन हमारे पास एक्सेलरेशन देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारे पास बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा है और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, उसका मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारे पास,
मैक्सिमम होगा। तो बेटा हमने आज पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होता है, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल देखी, फिर उसमें से एक एग्जांपल को हमने डिस्कस भी किया कि हमारे पास किस तरह से कोई सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ओबे करती हैं। तो फिर बेटा हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी हैं कि स्प्रिंग हार्मोनिक मोशन जो था मास अटैच था, उसके अंदर हमारे पास मीन पोजीशन के ऊपर क्या होता है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।